माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन नीट। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनम मोहिनी और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लास्ट फ्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे वो सारी चीज़ें अब हम लोग कवर कर लेंगे। एंड एक और सेशन में लूँगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दूंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। ये तो लास्ट नहीं होगा, दिस इज सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो फटाफट से देख लो, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये तीनों चीजें क्या हैं, क्यों ये अलग कैटेगरी में है, क्यों ये किसी किंगडम के अंदर नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट लेक्चर फॉर वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स का टॉपिक। पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं जो कि मे बी आपको बाकी वन शॉट्स में ना सीखने को मिले। बाकी वन शॉट्स में ऐसा होता है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें सारा ही किंगडम है, सब कुछ है, वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, सबके बारे में, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सबके बारे में बता देते हैं एंड देन खत्म हो जाता है लेक्चर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ जिसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स का। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम वायरसेस। क्या हिस्ट्री है वायरसेस की और क्यों वायरस को कोई भी किंगडम नहीं मिला, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री देखो क्या है वायरसेस की। वायरस यानी कि ये जो नाम है ना वायरस, इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूड। इसका नाम होता है, इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूड। कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ये एक टर्म दिया गया था वायरसेस को, ठीक है। तो या इसका नाम हम वेनम भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको एक सिक्रीशन भी लिख सकते हैं। एंड ऑल दीज टर्म्स वर गिवन बाय लुईस पास्चर, ऑल दीज टर्म वर गिवन बाय पास्चर, ठीक है। डीजे आइवानोव्स्की ने रिकॉग्नाइज किया था कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक कैजुअल एजेंट होते हैं मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको में। मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कैसा ये डिजीज होता है, किस तरह का ये डिजीज होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जो टोबैको के लीव्स में मोज़ेक जैसी प्रिंट कर देते हैं। मोज़ेक जैसा प्रिंट, जैसे कि आपने चेस बोर्ड देखा होगा, व्हाइट एंड ब्लैक के ऑल्टरनेट ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह का, उसी को मोज़ेक प्रिंट कहते हैं। मोज़ेक के प्रिंट में पूरे टोबैको के लीव्स को वैसा इन्फेक्ट कर देने वाला जो कैपेसिटी है वो इस वायरस का होता है। और डीजे आइवानोव्स्की ने सबसे पहले इस तरह के कॉजल एजेंट को बोला था कि भाई कुछ तो है जो इस टोबैको लीव्स में इस तरह का मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ही रिपोर्टेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं तो यानी कि थोड़े और प्रिमिटिव होंगे, तो क्यों नहीं इसको मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया, क्यों ये अभी भी अलग हैं, है ना। दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, यानी कि वो फिल्टर्स जो बैक्टीरियाज को रोक देते हैं एक सर्टेन लिमिट पर, एक सर्टेन पॉइंट पर, वहां पर भी वायरसेस पास थ्रू कर जाते हैं। यानी कि वो लिमिट वायरसेस के लिए कुछ भी नहीं है, वो लिमिट वायरसेस के लिए कुछ भी नहीं है। ये प्रूव करता है दैट दे आर मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। जिस तरह से हम यार चाय को छन्नी में छानते हैं ना, तो सारी चाय की पत्तियां जो होती है, जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं चाय पत्ती के, वो रह जाते, सेटल हो जाते हैं छन्नी में और बाकी का लिक्विड निकल जाता है, पास ऑन हो जाता है। तो उसी तरह से है, ये बहुत ही माइन्यूट है जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से भी ये रुक नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि चाहे वायरसेस हो या वायरॉइड्स हो या प्रियॉन्स हो, दे डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा तीनों के बारे में, ठीक है। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड prions do not find any place in the classification in the world of the world, पूरे दुनिया में ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्लासिफाई कर दिया गया। कोई एक पर्टिकुलर किंगडम में है, कोई पर्टिकुलर फाइलम में है, कोई डिवीजन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लाइक अलग अलग टैक्सा में, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें प्लेस कर दिया गया। बट ये इनको किसी भी घर में जगह नहीं मिली, इसको किसी भी तरह की कैटेगरी में जगह नहीं मिली। ये बिल्कुल ही बेदखल कर दिए गए, बिल्कुल ही डिसओन कर दिए गए पूरे फैमिली से, पूरे किंगडम से, पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड से इनको किसी भी तरह का प्लेस नहीं मिला। तो भाई ये तो बदला लेंगे ही वायरसेस ने लिया भी बदला, है ना, कोविड-19 कॉज करवाया इसने। तो चलो अब आगे देखो, बेजरिंक ने डिमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, और इसीलिए उन्होंने इस फ्लूड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का क्या मतलब है? इन्फेक्शियस फ्लूड। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से हम सारी चीज़ें इकट्ठे करके इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइजनस फ्लूइड या वेनम या सिक्रीशन वाज गिवन बाय पास्चर, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टडी की थी रेबीज को, ठीक है। रेबीज जो इन्फेक्शन है जो कॉज करता है किसी भी डॉग बाइट का, ठीक है, जो भी डॉग बाइट करते हैं वो रेबीज कॉज कर सकते हैं, बिकॉज उनके सलाइवा में रेबीज का वायरस पाया जाता है। तो उन्होंने जब इसकी स्टडी की थी ना, तब उन्होंने ये चीज़ बताया था कि ये एक तरह का सिक्रीशन है। ऑफ कोर्स ये सिक्रीशन है क्योंकि डॉग का जो सलाइवा है वो तो सिक्रीट ही हो रहा है ना। दैट टाइम ही डजंट नो कि ये सिक्रीशन वायरस का सिक्रीशन है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिक्रीशन है या ऐसा फ्लूडी पॉइजनस है, फ्लूडी पॉइजन है जो कि बीमारियां कॉज कर रहा है, जो अलग अलग तरह के डिजीजेस कॉज कर रहा है। बट आफ्टर दैट रिसर्च बाय रिसर्च होती चली गई, एंड देन वी ऑल गॉट टू नो कि ये कहाँ से आ रहा है। ओके, फिर डीजे वर्नस्की ने शो किया कि कॉजल ऑर्गेनिज्म जो टोबैको मोज़ेक वायरस का होता है वो बैक्टीरिया फिल्टर को भी पास ऑन कर सकता है, पास थ्रू कर सकता है, एंड इट कैन रिमेन इफेक्टिव, एंड इट कैन रिमेन इफेक्टिव, एंड इट कैन रिमेन इफेक्टिव, ठीक है। फिर बेजरिंक ने क्या किया? एम.डब्ल्यू. बेजरिंक ने क्या किया? 1998 में ही रूल्ड आउट ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर सकता है टोबैको। तो ही सेड कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को कॉज कर सके अदर देन एनी काइंड ऑफ कंटेजियम फ्लूड, एनी काइंड ऑफ कंटेजियस फ्लूड, एनी काइंड ऑफ पॉइजनस फ्लूड। तब उन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये टर्म दिया, किसके लिए? वायरसेस के लिए। ये टर्म किसके लिए दिया? वायरसेस के लिए। और इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आपके नीट में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक देख लो। आपके नीट में क्वेश्चन आएगा डीजे वानोवस्की पर, यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन डेफिनेटली है बच्चों, कई बार पूछ चुका है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज गिवन बाय whom?
ठीक है। फिर अब बात करते हैं WM स्टैनले के बारे में। ही आइसोलेटेड और क्रिस्टलाइज किया उन्होंने, किसको क्रिस्टलाइज किया उन्होंने? वायरसेस को, जो टोबैको मोज़ैक डिजीज कॉज करते थे। और वो क्रिस्टल्स किस चीज के बने थे? प्रोटीन्स के बने हुए थे। क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। WM स्टैनले का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है? क्रिस्टलाइजेशन याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? क्रिस्टलाइज्ड वायरस, ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड वायरस। बेजरिंग का कंट्रीब्यूशन क्या याद रखना है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म दिया था उन्होंने वायरसेस के बारे में। और इवानोवस्की के बारे में आपको क्या याद रखना है कि उन्होंने ये शो किया था कि कोई तो ऐसा पॉइजनस फ्लूइड है जो टोबैको मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। ये 3 लोगों के नाम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर इस पूरे स्लाइड में आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों, नीट के 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके यहाँ पर नीट के, ठीक है, नीट के 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। Since they are not considered truly living। क्यों वायरसेस को कोई भी प्लेस नहीं मिली क्लासिफिकेशन में? इसका रीजन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? they were not truly living। यहां से भी एक नीट का सवाल बन जाता है। अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम देखेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलो देखते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलो, तो सबसे पहले तो ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है? स्मॉलर देन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलर देन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नॉन सेलुलर होते हैं, यानी कि उनमें कोई सेल नहीं पाया जाता, उनमें कोई सेल नहीं पाया जाता। दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स। नॉन सेलुलर कैन पास through the bacterial filters, can pass through the bacterial filters। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का क्या मतलब है कि ये तभी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाएंगे, तभी लिविंग की तरह बिहेव कर पाएंगे व्हेन दे आर इनसाइड देयर होस्ट, व्हेन दे आर लिविंग इनसाइड द सेल ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। तभी दे विल बी known as living or they will be able to replicate themselves or they will be able to reproduce themselves। तभी ये अपनी संख्या, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे when they are inside the cell of their host organism। इसीलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट कि इसके पास एक ऑब्लिगेशन है कि इसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, विदाउट दैट थिंग दे कैन नॉट सर्वाइव। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि इफ दे आर गेटिंग इट देन ऑल्सो इट्स फाइन, इफ दे आर नॉट गेटिंग इट देन ऑल्सो इट्स फाइन। फैकल्टेटिव एनारोब्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स अगर ये टर्म आ जाए, फैकल्टेटिव पैरासाइट अगर ये टर्म आ जाए, तो पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि दे नीड देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन फैकल्टेटिव अगर वर्ड लग गया है तो मतलब कि अगर दे आर गेटिंग देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म फिर भी वो सर्वाइव कर लेंगे। इफ दे आर नॉट गेटिंग देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म फिर भी वो थोड़े हद तक सर्वाइव कर ले जाएंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। और क्या कर सकते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होने के बाद? ये अगर अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चले गए देन दे कैन म्यूटेट
और ये नए स्ट्रेन्स फॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह से कोविड-19 में कोरोना वायरस ने अपने नए नए स्ट्रेन्स फॉर्म कर दिए। कहते थे ना कि नया स्ट्रेन आ गया है, जिसके वजह से और डेडली कोविड-19 लोगों को हो रही है, बहुत ही डेडली ये बीमारी फैलती जा रही है। पिछले वेव में तो फिर भी लोग बच जा रहे थे, इस वाले वेव में तो ये वाला स्ट्रेन आया हुआ है तो और लोग बच ही नहीं पा रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा है उनको बिल्कुल भी सरवाइव करने का। सो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये म्यूटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजिली अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो जितना ज़्यादा म्यूटेट करेगा वो उतना ज़्यादा इवॉल्व करेगा, वो उतना ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में डटा रहेगा, खड़ा रहेगा और सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, उसको जितना भी ज़्यादा वो म्यूटेशन उसमें होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा इवोल्यूशन होती चली जाएगी और उतना ज़्यादा वो किसी भी तरह से सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, और सरवाइव कर पा रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज कर रहा है। जितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली सरवाइव कर रहा है उतना ज़्यादा वो डेडली डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब देखो, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे हैव ईदर आरएनए और डीएनए। कोई भी ऐसा वायरस आज तक नहीं डिस्कवर हुआ है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता हो एज ए जेनेटिक मटेरियल। या तो सिर्फ डीएनए पाया जाएगा या तो सिर्फ आरएनए पाया जाएगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिनमें दोनों पाया जाए। ठीक है, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। एक बार अगर उसने किसी को इन्फेक्ट कर दिया, एक बार उसने अगर अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अब उस होस्ट सेल की मशीनरी को वो टेक ओवर कर देंगे। जिस तरह से हमारी बॉडी में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे सेल के अंदर है डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और फिर वो प्रोटीन के इंफॉर्मेशन की वजह से एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो पा रही होती है। तो इसी मशीनरी को जब वायरस टेक ओवर कर लेता है तो उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस का, अगर डीएनए है तो वो डीएनए रेप्लिकेट होने लग जाएगा। हमारी बॉडी एक वायरस के डीएनए को अपनी मशीनरी से रेप्लिकेट करवा रही होगी। नंबर ऑफ वायरसेस बढ़ते चले जा रहे होंगे, नंबर ऑफ वायरसेस बढ़ते चले जा रहे होंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होने में सेकेंड्स भी नहीं लगेगा एंड दे विल कंप्लीटली रूल आउट आवर बॉडी। ठीक है, फिर दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स ऑफ होस्ट सेल। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये किस तरह का काम करते हैं, ये किस तरह का काम करते हैं बच्चों, ये केपेबल है खुद से प्रोटीन के सिंथेसिस करने का। और जब खुद से कोई वायरस प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है और प्लस हमारी ही मशीनरी को टेक ओवर कर चुका है, तो हमारी बॉडी उसी तरह से बिहेव करेगी जिस तरह से इसके प्रोटीन के इंफॉर्मेशंस हमारी बॉडी को मिलेंगे, है कि नहीं। तो जिस तरीके से ये चाहे हमारी बॉडी को रूल कर सकता है। सो दिस इज वेरी डेडली। इसने क्या कर दिया, इसने बहुत ही बुरा वाला रिवेंज ले लिया। किससे? हम सब से, क्योंकि हमने इसे किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं दी। भाई हम जगह दे भी तो नहीं सकते थे ना, बिकॉज ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है। यही रीजन है दैट वी कैन नॉट प्लेस देम इन एनी काइंड ऑफ किंगडम। ऐसा नहीं है बदला कुछ नहीं, ये इसका नेचर ऐसा है, इसीलिए वी कैन नॉट गिव देम एनी प्लेस इन एनी काइंड ऑफ किंगडम या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी में ये नहीं आ सकता। बिकॉज जब ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा ना तो ये इनर्ट है। इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। लगेगा कि बस कुछ नहीं, कोई क्रिस्टल है, कोई मॉलिक्यूल है जिसका कोई काम नहीं है इस दुनिया में, पर जैसे ही उस क्रिस्टल, उस मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर डाला गया, तुरंत वो क्या करने लगेगा, अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा बच्चों। यानी रेप्लिकेशन कर करके बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा एंड डिजीज कॉज करेगा। डन? चलो,
तो ये है कुछ मॉर्फोलॉजी वायरसेस की मॉर्फोलॉजी देख लो। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको देखो ये किस तरीके का है। कैप्सिड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक मिनट में देख लेती हूँ। ये सब अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है या नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना लिखा रहे। चलो, मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने देख ली, इस तरीके से ये बना हुआ होता है। ये है बैक्टीरियोफेज। जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है ये समझने में कि बैक्टीरियोफेज क्या चीज़ है भाई, उसको मैं आराम से बैक्टीरियोफेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। पूरा एक प्रॉपर मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगी आगे चलकर, अभी मतलब इसी लेक्चर में। ओके, डन है बच्चों। चलो भाई, तो ये मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने देख ली। बैक्टीरियोफेज में देखो हेड है, इसका कैप्सिड है। कैप्सिड कुछ नहीं, एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीनेशियस कोट है जो इसको कवर करके रखती है, ठीक है। कॉलर है, टेल है, बेस पैलेट है, फिर टेल फाइबर है। यहाँ पर भी कैप्सोमियर्स है। कैप्सोमियर्स आधा छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड क्या करेगा, पूरे वायरस को कवर करेगा, एक प्रोटीनेशियस कोटिंग होती है। फिर आरएनए है, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन फटाफट से देख लीजिए। केमिकल कॉम्पोजिशन तुरंत फटाफट से देख लो, क्या है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, क्या है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। या तो इसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कहाँ से आपके नीट के क्वेश्चंस बनेंगे। केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। यहाँ से आपका एक नीट का सवाल बन जाता है। चलो जनरली वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, बट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। जेमिनी वायरस में एसएसडीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन कोट, दिस इज नोन एज कैप्सिड। प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं हम, कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। द न्यूक्लिक एसिड इज एनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। लिखो यहाँ पर, द न्यूक्लिक एसिड इज एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कोट called कैप्सिड, ठीक है, जो कि बना हुआ होता है छोटे छोटे सब यूनिट्स यानी कि कैप्सोमियर से। आपके इसी लाइन में दो क्वेश्चंस नीट के बन गए। एक तो ये कैप्सिड वाला कि प्रोटीन कोड वायरसेस में किस चीज की बनी हुई होती है और वो क्या इनक्लोज करती है, न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया। उसके बाद है कि कैप्सिड किस चीज का बना हुआ होता है, कैप्सिड बना हुआ होता है छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स का, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। यहां से भी एक नीट का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके यहाँ पर, है ना। कैप्सोमियर्स हेलिक्स या पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है, शेप में अरेंज्ड होता है। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिक्स और पॉलीहेड्रॉन। लिखो यहाँ पर, कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिक्स और पॉलीहेड्रॉन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
सेफ साइड इसको अपने नोट्स में नोट करके रख लो। सेंट्रल कोर और कैप्सिड, इसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का केमिकल कॉम्पोजिशन, आप लोगों का नहीं, वायरसेस का केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब तो समझ में आ गया ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल भी कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट लिव विदाउट अ होस्ट, दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब हम इसकी सिमेट्री देख लेते हैं। हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि ये हेलिकल मैनर में कैप्सिड इसका प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस और मम्प्स वायरस एटसेट्रा। फिर आइकोसाहेड्रल, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल शेप। ठीक है, हर्पीज वायरस, अडीनो वायरस और बैक्टीरियोफेज ये पाए जाते हैं आइकोसाहेड्रल अरेंजमेंट में। ठीक है, अरेंजमेंट में। चलो, कौन कौन से ह्यूमन डिजीजेस हैं जो कॉज होंगे बाय वायरसेस? इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज डिजीज है, एड्स है, ये सब कौन से वायरसेस हैं जो ह्यूमंस को कॉज करते हैं, जो ह्यूमंस को कॉज करते हैं। चलो, कुछ डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस के नाम भी लिख लो साथ साथ में। चलो, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिस वायरस में पाया जाता है वो है पॉक्स वायरस और हर्पिक सिम्प्लेक्स। क्या, कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल, डीएस लिख देती हूँ ना, इतना वो क्या करना है, डीएस, डीएनए। हर्पीस और पॉक्स वायरस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीएसआरएनए की। तो रियो वायरस जो होते हैं, जो एनिमल्स को डिजीज कॉज करते हैं, वो डीएसआरएनए होते हैं, डीएसआरएनए, रियो वायरस एनिमल। फिर हम बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वालों की। तो पोलियो वाला जो वायरस होता है, पोलियो वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, एसएसआरएनए, पोलियो वायरस एनिमल। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस लिख लो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस लिख लो। बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, पार्वो वायरस और S13, पार्वो वायरस और S13 एक्सेप्शनल केसेस लिखिए। एक्सेप्शन, एसएस डीएनए। ठीक है, एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, पार्वो वायरस और S13, पार्वो वायरस और S13। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस, यानी जो प्लांट को कॉज करता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस प्लांट को कॉज करेगा ये डिजीज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, डिजीजेस वाला पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कुछ बचा, बिल्कुल बचा है। हम थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में भी। ठीक है, चलो भाई, वायरॉइड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे TMV भी बोला जाता है। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में TMV लिखा होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों,
ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये क्या है? थॉरली स्टडीड वायरस है, सबसे ज्यादा थॉरली स्टडीड वायरस जो डिस्कवर किया था डीजे इवानोवस्की ने, डीजे इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसके बारे में, इसकी कैसी सिमेट्री होती है? हेलिकल सिमेट्री होती है, हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री। कैसा न्यूक्लिक एसिड होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कैसा न्यूक्लिक एसिड होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैप्सिड होती है, प्रोटीन कोट होती है इसमें, और जो इसके कैप्सोमियर्स हैं, कितने कैप्सोमियर्स हैं? 2130, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि इट इज द मोस्ट थॉरली स्टडीड वायरस। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया गया है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं टीएमवी वायरस के बारे में। इन इट्स कैप्सिड नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इज इन इट्स capsid number of capsomeres is 2130, बहुत ही ज्यादा हो गया है ना, बहुत ही ज्यादा हो गया। 5% आरएनए होता है और इसमें 95% प्रोटीन पाई जाती है। 5% आरएनए and 95% protein found in tobacco mosaic virus, ये हो गया टोबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में। अब हम थोड़ी सी चीजें डिटेल में देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। इन दोनों का डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों का दिया हुआ है इसी पीपीटी में, तो पीपीटी तो आप लोगों को मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है, तो आप लोग उसको प्रॉपर एक नोट्स अच्छे से करके बना लेना। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। भाई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी बच्चा बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया नहीं समझेगा। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। लिखो यहाँ पर, द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया is called बैक्टीरियोफेज। और देखो, कोई चीज अगर मैं लिखवा के पढ़ा रही हूं तो सोचो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो चीजें ऑलरेडी मैं पीपीटी में टाइप करके लेकर आई हूं वो तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, पर जो चीज मैं प्रॉपर आप लोगों को सामने क्लास में लिखवा रही हूँ, सोचो उस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। तो ये वाली स्लाइड को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर हो सके तो अपना एक प्रॉपर नोट्स जैसा मैं लिख रही हूँ उसी तरह से लिखकर बनाकर कहीं पे अपने स्टडी टेबल के पास कहीं पे दीवार पर चिपका दो वो वाली नोट्स। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज का क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या न्यूक्लिक एसिड होता है? जनरली वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज are generally double stranded DNA। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इतना तो पता है ना, जैसे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इस तरीके का होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इस तरह की होगी। ये तो आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसडक्शन पाया जाता है बेटा इनमें क्या पाया जाता है? ट्रांसडक्शन। क्या है भाई ट्रांसडक्शन? क्या करते हैं ट्रांसडक्शन में? क्या करते हैं ट्रांसडक्शन में? समझो इस बात को।
ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज, यानी कि जब एक वायरस को बहुत सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना होता है तो पहले तो वो वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है। फिर वो बैक्टीरिया क्या हो चुकी है, इन्फेक्ट हो चुकी है, अब वो क्या कहलाएगी, बैक्टीरियोफेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वायरस ने उसको टेक ओवर कर लिया है पूरी तरीके से, वायरस ने उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। नाउ इट विल बी नोन एज बैक्टीरियोफेज। अब एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम पर जब बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहेंगे। लिखो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय किसके थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बाय बैक्टीरियोफेज इज नोन एज ट्रांसडक्शन, इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, इज नोन एज ट्रांसडक्शन। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। वायरस का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है बच्चों। नाउ वी विल स्टार्ट वायरॉइड्स। फटाफट से वायरॉइड्स के बारे में सारी चीजें देखो, ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलो। टीओ डाइनर ने सबसे पहले 1971 में डिस्कवर किया था एक इन्फेक्शियस एजेंट। 1971 और टीओ डाइनर, ये दो चीज जो है ये नीट का सवाल है। वायरॉइड्स में नीट का सवाल है। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरसेस से भी छोटा था, जो कि वायरसेस से भी छोटा था, और उसका नाम हमने दिया वायरॉइड्स। उसका नाम टीओ डाइनर ने दिया वायरॉइड्स। और वायरॉइड्स क्या थे, फ्री आरएनए थे। ना उसमें कोई प्रोटीन कोट है, ना कोई कैप्सिड है, ना कोई कैप्सोमियर है, ना हेड है, ना टेल है, नथिंग। इट इज फ्री आरएनए, इट इज फ्री आरएनए, फ्री आरएनए। इस तरह से यही है वायरॉइड्स, यही है वायरॉइड्स। ठीक है, क्या है, फ्री आरएनए है। वायरॉइड्स क्या कंटेन करते हैं, वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देख रहे हो, सिंगल स्ट्रैंडेड, नॉट द प्रोटीन कोट। कोई प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है, कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वही है वायरॉइड्स, वायरसेस से भी छोटा। अगर वो छोटा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी उसका बहुत कम होगा वायरसेस से। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, यहाँ से नीट का एक सवाल है कि क्या उसका वायरॉइड्स का मॉलिक्यूलर वेट वायरसेस से ज्यादा है या कम है, वायरसेस से ज्यादा है या फिर कम है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होती है, प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होती है। वायरॉइड्स क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, और ये यूजुअली ना हायर प्लांट्स को ही इफेक्ट करते हैं। यहां पर लिख लो, दे यूजुअली affect higher plants, they usually affect higher plants। कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, वायरॉइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अगला टॉपिक है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोशनर ने, सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोशनर ने। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले द टर्म प्रियॉन्स या फिर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रोशनर। लिखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रोशनर। प्रोशनर कौन सा साल में, 1982 में,
1982 में। मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करने वाले फाउंड करते मतलब पाए जाते हैं टू बी ट्रांसमिटेड बाय अ एजेंट, जो कि एक अबनॉर्मल प्रोटीन है, जो कि क्या है, एक अबनॉर्मल प्रोटीन है। यानी कि प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल। लिखो यहां पर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, वायरॉइड्स क्या थे, फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए थे, कोई प्रोटीन नहीं पाई जा रही थी। और प्रियॉन्स क्या है, सिर्फ प्रोटीन है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, कोई आरएनए नहीं है, कोई डीएनए नहीं है, नथिंग नथिंग, ठीक है, सिर्फ क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। डन डन एवरीवन। तो ये क्या थे, सिमिलर थे इन साइज टू वायरसेस, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, इनको बोला गया प्रियॉन्स, इनको क्या बोला गया, प्रियॉन्स। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज, जिसको इंसेफेलोपैथी कॉमनली बोला जाता है, मैड काउ डिजीज जो कैटल में कॉज करते हैं, और ये एनालॉगस है टू वेरिएंट सिया जेकोब डिजीज को, जो कि ह्यूमंस में कभी कभी कॉज करते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज के नाम आपको याद रखने हैं, मैड काउ डिजीज जो कि क्या है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और ह्यूमंस में कॉज करने वाला डिजीज कौन सा है, सिया जेकोब डिजीज, सीजेडी हम भी इसको बोल देते हैं। तो ये हो गए आपके प्रियॉन्स खत्म। लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है लाइकन्स का, लास्ट टॉपिक बचा है लाइकन्स का। लाइकन्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं लाइकन? सबसे पहले तो लिखो कि इसको इस वर्ड को यूज किसने किया था सबसे पहले। थियोफ्रास्टस वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड लाइकन। थियोफ्रास्टस जो फादर ऑफ बॉटनी भी हैं, he was the first person to use word lichen, Lichens are distinct groups of organisms जिनके दो components होते हैं। एक होता है algal component जो कि फाइकोबायोंट कहलाता है, और दूसरा होता है फंगल कंपोनेंट जो कि माइकोबायोंट कहलाता है। एल्गल कंपोनेंट, एल्गी और फंजाई दोनों का मिलाकर जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है ना बच्चों, उसी को लाइकन कहते हैं, तो लाइकन क्या है? लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लिख लो इसको, इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो। Lichens are the symbiotic association between algae and fungi। तो जो algae वाला कंपोनेंट है वो फाइकोबायोंट कहलाएगा, जो फंगस वाला कंपोनेंट है वो माइकोबायोंट कहलाएगा। दोनों क्यों ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है? क्यों दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है? क्योंकि फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फंगस का थैलस जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, फंगस फैला हुआ सा होता है, छत्ते जैसा होता है ना फंगस, तो वो क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है लाइकन को। और जो फाइकोबायोंट वाला कंपोनेंट है, यानी कि एल्गी वाला जो कंपोनेंट है, वो उस लाइकन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो उस फंगस को या वो उस लाइकन को प्रोवाइड कर रहा है फूड, क्योंकि एल्गी क्या है? लोअर प्लांट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा। तो भाई एक ही चीज, तीन ही चीज की डिमांड होती है दुनिया में, उसी के लिए लोग लड़ते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा तो लाइकन को चाहिए नहीं, तो रोटी और मकान यानी कि फूड और शेल्टर, जो कि बेसिक नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की।
तो वो चीज इसे लाइकन को प्रोवाइड हो रही है। इसीलिए लाइकन बहुत ही प्यारा सा एक एसोसिएटिव ग्रुप होता है। प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसीलिए लाइकन जो है एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। नाउ क्रोम्बी गेव द मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस फॉर दिस एसोसिएशन, और इसको हम हेलोटिज्म भी बोलते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड एसोसिएशन आजकल ये बोला जाता है। मेजर पार्ट जो लाइकन का थैलस है वो फंगल कंपोनेंट से बना हुआ होता है। क्या इंपॉर्टेंस है लाइकन्स की? सबसे पहले तो लाइकन बहुत ही प्यारा गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि वो किसी भी पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। यानी कि जहां पर भी आप लाइकन ग्रो होता हुआ देख लोगे, समझ जाओगे कि वहां पर पोल्यूशन बहुत कम है और वो बहुत ही अच्छी रहने वाली जगह है। वहां पर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, वहां पर अच्छा ऑक्सीजन लेवल होगा। लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू SO2। SO2 क्या होते हैं? पोल्यूटेंट होते हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पोल्यूटेंट्स, तो इसीलिए इसको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं टू SO2। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा नीट का कि लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू SO2। कभी कभी पूछ लेता है कि क्यों इसे पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, क्यों ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, ये रीजन पूछ लिया जाता है इसका। तो इसका रीजन ये है कि दे आर सेंसिटिव टू SO2, और हाई लेवल ऑफ SO2 में ये मर सकते हैं, दे कैन डाई। Lichens are not found in industrial areas where atmosphere is polluted by smoke, especially SO2. इसीलिए lichen को biological indicator of air pollution भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? biological indicator of air pollution. लाइकन्स पाइनियर स्पीशीज भी होते हैं। जब रॉक्स में सक्सेशन वगैरह होती है तो सबसे पहला अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो उस जगह को इनहैबिट करता है तो वो है लाइकन्स, और इसीलिए उसको पाइनियर स्पीशीज बोला जाता है। पाइनियर सबसे पहला कोई काम करने के लिए जो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जो सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको पाइनियर बोला जाता है। ठीक है, तो पाइनियर स्पीशीज किसी भी बैरन लैंड में, किसी भी रॉकी एरिया में जहां पर किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामो निशान नहीं है, वहां पर अगर कोई घर बसाना है, कोई दुनिया बसानी है, कोई किसी भी तरह के फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट कौन करता है? लाइकन करते हैं। लाइकन जब रॉक के सरफेस पर पाए जाते हैं तो वो अपनी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे रॉक्स टूटकर मिट्टी में, खुरदुरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, और जहां मिट्टी होगी वहां समझ लो पेड़ तो होने ही होने हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, धीरे धीरे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट एरिया या ग्रासलैंड एरिया डेवलप हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइकन्स। बच्चों, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। एंड दिस इज नाउ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बट नॉट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अगले लेक्चर में हम प्लांट और एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, और मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी विथ आंसर्स। सो स्टे ट्यून्ड, अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ लाइक एंड शेयर करो लोगों को। अगर आप नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो एंड बिकम द पार्ट ऑफ साइंस एंड फन नीट फैमिली, जो कि अब बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं एंड बच्चों की प्रिपरेशन में हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एंड आई होप इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपका नीट एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।